जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश में, हमें कैसे कैसे क्या क्या कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे पहला सेंटेंस हमारा, माय ब्रदर इज ए स्टूडेंट, मेरा भाई एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखो इज का यूज़ किया जा रहा है, ओनली इज का, इसके साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म आपको नहीं दी हुई, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस आपका, माय ब्रदर इज वॉचिंग अ मैच ऑन द टीवी, मेरा भाई टीवी पर क्या देख रहा है, मैच देख रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इज के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इज के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, यानी कि इज का यूज सिंगल भी किया जाता है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म का भी यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, माय ब्रदर इज टॉट बाय मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पे क्या है इसका कि मेरे भाई को पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, मिस्टर शर्मा के द्वारा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इज के साथ कौन सी फॉर्म का यूज किया जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। अगला सेंटेंस, फूड इज कुकड बाय माय मदर, खाना पकाया जाता है मेरी मम्मी के द्वारा। यहाँ भी हम इज के साथ क्या देख रहे हैं, थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है ना हमको ये कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि कब हमको इज का यूज करना है, कब हमको इज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, कब हमको इज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, ये ओनली वैसे ही हम अभी ये सारे टाइप्स हम एक वीडियो में तो समझ नहीं सकते, हम अभी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। हम यहाँ पे ओनली कन्फ्यूजन पे बात कर रहे हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन हमको फेस करना होता है और क्या क्या हमको किस तरह के हमको सेंटेंस मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, टी इज बीइंग मेड बाय माय सिस्टर, चाय बनाई जा रही है किसके द्वारा, मेरी बहन के द्वारा। तो यहाँ पे इज के साथ हम बीइंग का यूज कर रहे हैं, फिर थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, ही वॉज विद हिज अंकल, वह अपने अंकल के साथ था। तो यहाँ पे वॉज का यूज किया जा रहा है, अकेले ओनली वॉज का यूज किया जा रहा है। ही वॉज रीडिंग अ नॉवल, वह एक नॉवल पढ़ रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ कौन सी फॉर्म का यूज किया जा रहा है, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ही वॉज बिटन डेली, उसे डेली पीटा जाता है। तो यहाँ पे हम वाज के साथ कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म का। देखो आप कि यहाँ पे वाज का यूज सिंगल किया जा रहा है, यहाँ पे वाज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे वाज के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म का। वाज के साथ बीइंग का भी यूज किया जाता है, जैसे इज के साथ बीइंग का यूज किया जाता है। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कब सिंगल यूज करना है, कब आईएनजी फॉर्म लगाने, कब थर्ड फॉर्म लगाने, कब बीइंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद सभी हेल्पिंग वर्ब में ऐसा होता है, किसी हेल्पिंग मतलब काफ़ी हेल्पिंग वर्ब में ऐसे सिस्टम चलता है, कभी उसका यूज़ किस तरह से होता है, कभी किस तरह से होता है। तो ये सारे टाइप हमको क्लियर होने चाहिए। तो माय फादर हैज़ ए कार, मेरे पापा के पास एक कार है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, ओनली सिंगल हैज़ का। माय फादर हैज़ डिपोजिटेड माई फ़ी, मेरे पापा ने मेरी फ़ीस जमा करा दी है। तो यहाँ पे हम हैज़ के साथ किसका यूज़ देख रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे सिंगल हैज़ है, यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। शी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। तो यहाँ पे कैन का यूज़ किया जा रहा है। मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया जा सकता है बी के साथ। मॉडल्स के साथ आप डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, आपको बी लगाना पड़ेगा, तब आप थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। जैसे इसका क्या हो गया, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे अगर टाइप आपको क्लियर है, ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप हिंदी में क्या करते हो कि हिंदी में आप लेसन पढ़ते हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो, आप जो उसके क्वेश्चन आंसर हो आप इजी से आप आसानी से बना लेते हो अपने शब्दों में। उसके लिए आपको कुछ रटना नहीं पड़ता, हिंदी या एसएस जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जैसे आप 9th 10th 11th 12th क्लास देखोगे वहाँ पे, तो बुक होती है, बुक के जो चैप्टर होते हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पोयम होती है, पोयम के क्वेश्चन आंसर, सबको हमको रटना पड़ता है। अगर इसकी नॉलेज नहीं तो हमको रटना पड़ता है। उसके बाद पोयम की जो एक्सप्लेनेशन होती है उनको रटना पड़ता है। फिर आप राइटिंग पार्ट ले लो, लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, स्टोरी, पैराग्राफ, इन्विटेशन, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे टॉपिक होते हैं राइटिंग पार्ट के, वो सब हमको रटने पड़ते हैं इतना। फिर इंग्लिश ग्रामर हो गई, ग्रामर में भी जो अगर इनका हमको नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, सेंटेंस की नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे किसको कैसे यूज़ करना है, तो इंग्लिश ग्रामर को भी हमको रटना पड़ता है एक तरह से नियम के अकॉर्डिंग। भाई ये होगा तो इजारम होगा तो वाज वर्ड लगा देंगे, वाज वर्ड होगा तो हैड बीन लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से हमको रटना पड़ता है। तो उस सब से बचने के लिए
उस सब से बचने के लिए हमको इंग्लिश को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इंग्लिश में बिल्कुल रटना पड़ता है। इतना सारा रट भी लिया, सारे क्वेश्चन आंसर, स्टोरी, पैराग्राफ, नोटिस, इन्विटेशन, ये सब रट के भी क्या फ़ायदा, आपके नंबर अच्छे आ भी गए, सारा रट के आपके 90-95 नंबर आ गए, तो क्या फ़ायदा, आपने नॉलेज क्या हासिल की, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जीरो नॉलेज। इससे बढ़िया मेहनत वहाँ करो ना जहाँ आपको काम आए, आगे तक काम आए। तो आप ग्रामर पे वर्क करिए, बिल्कुल ग्रामर पे, तो आपको जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो आप खुद बनाने लगोगे। ग्रामर के जो टॉपिक्स है, पैसिव वॉइस है, नरेशंस है, मॉडल्स है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, जो भी टॉपिक्स है आपके, वो आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे, बिल्कुल आसानी से। राइटिंग पार्ट आप आराम से लिखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे चीज़ों को आसानी से, बिल्कुल। हिंदी जैसे आप हिंदी लर्न करते हो, जैसे आपको हिंदी, SST जो सब्जेक्ट हो आसानी से लर्न हो जाते हैं, ऐसे आपको इंग्लिश आराम से लर्न हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर को। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश अगर इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो फंस जाओगे। इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है। जैसे मैथ है, मैथ क्या है, एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है। मैथ एक सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या है, अपनी एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों आप बताओ, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसका जन्म कहाँ से होता है। जैसे यदि हम बात करें, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका जन्म कहाँ से होगा। जैसे अगर हम प्राचीन समय की बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, तो हम क्या थे, हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे। तो पहले इतने डेवलप नहीं था कुछ भी। जैसे पहले कोई भी खतरा होता था, कोई भी जंगली जानवर आते थे, तो जब एक दूसरे को सतर्क करना होता था, सावधान करना होता, तो क्या करते थे, हम चिल्लाते थे, आवाज़ें निकालते थे। उस समय लैंग्वेज थोड़ी थी, बोलना किसी को आता नहीं था, तो साउंड निकाले जाते थे। तो कोई भी भाषा का जन्म कहाँ से होता है, साउंड से। ठीक है, किसी भी भाषा का जन्म किससे हुआ, साउंड से, आवाज़ों से। ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने साउंड होते हैं, उसमें होते हैं 44 साउंड। कितने होते हैं, 44 साउंड होते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो 26 पढ़े हैं, ए से लेके जेड तक हमने कितने पढ़े हैं, 26। बेटा 26 साउंड नहीं है, 26 क्या लेटर्स है, अक्षर है। इस पर भी अभी हम आएंगे बाद में। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 44 साउंड है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है वोवल साउंड, एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वोवल साउंड कितने होते हैं, वोवल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24। तो वोवल साउंड की हम बात करें तो वोवल साउंड क्या होते हैं, जैसे हमारे इधर गले में वोकल कॉर्ड होता है, तो वोकल कॉर्ड से जितने भी साउंड निकलते हैं वो क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं। जैसे ए, आ, ई, मतलब जो भी वोकल कॉर्ड से साउंड निकलते हैं वो वोवल साउंड होते हैं। इंग्लिश में वोवल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है, हमको जैसे टंग, जीभ का या लिप्स का, होठों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कै, खे, मैं, पे, फे, भे, तो वो कौन से साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट। और जो वोवल साउंड है वो सीधे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, तो ये 44 साउंड होते हैं। अभी हम हिंदी से भी इसको कंपेयर करेंगे। पहले इसको देखते हैं एक बार। तो क्या होता है, जैसे साउंड की जो रिटर्न फॉर्मेशन होती है, अब साउंड को लिखना शुरू किया गया होगा। साउंड को जब हम लिखेंगे, लिखित रूप जो साउंड का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स। क्या होता है, लेटर्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स। ठीक है, अब हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें। यदि आप हिंदी लैंग्वेज की बात करते हो तो हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में भी टोटल कितने लेटर्स होते हैं। लेटर का मतलब यहाँ पे पत्र नहीं है, लेटर का मतलब यहाँ पे अक्षर, वर्ण। तो हिंदी लैंग्वेज में टोटल अगर हम वर्णों की बात करें, टोटल लेटर्स की बात करें, हिंदी में टोटल 52 लेटर्स होते हैं। लेकिन यदि हम वोवल का, जैसे आप मीनिंग जानते हो, वोवल क्या होता है, स्वर, और कॉन्सोनेंट क्या होता है हिंदी में, व्यंजन।
तो हिंदी में स्वर और व्यंजन की बात करें तो हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी की यदि आप बात करोगे, हिंदी में भी जो साउंड होती है वो कितनी होती है? 44 होती है। इसमें भी 44 साउंड होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो साउंड होती है, एक तो जैसे वोवल जिसको आप स्वर कहते हैं, और एक साउंड क्या होती है? कॉन्सोनेंट। तो वोवल साउंड कितनी होती है? 11 तो स्वर होते हैं और आपके जो 33 होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी आराम से समझने की कोशिश करना। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, उसका जो कहाँ से पैदा होती है? लैंग्वेज साउंड से। इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। ठीक है, 20 वोवल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड। यदि हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी 44 साउंड होते हैं, पर इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया? 44 साउंड से उसने कितने लेटर्स तैयार किए? 26 लेटर्स तैयार किए। कितने लेटर्स तैयार किए? 26। लेकिन जो देखो साउंड के बाद क्या आएगा? लेटर्स। ठीक है, तो हिंदी में टोटल, तो अगर टोटल जो अक्षर होते हैं, टोटल लेटर्स होते हैं हिंदी में 52 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर स्वर और व्यंजन की बात करें, वोवल और कॉन्सोनेंट, तो हिंदी में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 44। हिंदी में 44 लेटर होते हैं और आपके इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स। मतलब इंग्लिश में आपके 26 अक्षर होते हैं और हिंदी में होते हैं आपके 44 अक्षर। ठीक है, तो यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं, अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से। जो लेटर्स होते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट। जो वोवल लेटर होते हैं आप जानते हैं कितने होते हैं? 5। A, E, I, O, U। ये आपके पढ़ा होगा आपने, A, E, I, O, U है ना। ये जो 5 होते हैं आपके वोवल लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? वोवल लेटर्स। लेकिन साउंड तो वही होते हैं 20, वोवल साउंड इतने होते हैं 20। और जो 21 के होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं आपके, जैसे B, C, D, इस तरह से। बाकी इनके अलावा जो भी है वो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो भैया हिंदी लैंग्वेज ने क्या किया? जितने भी साउंड निकलते गए उनको सिंबल दे दिया, सारे अक्षर बन गए। जैसे 44 वोवल और कॉन्सोनेंट है, तो हिंदी लैंग्वेज ने ये नहीं, जितने साउंड है उतने लेटर्स हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो साउंड कितने 44 और लेटर्स कितने 26। इंग्लिश लैंग्वेज ने ऐसा नहीं किया। हिंदी लैंग्वेज ने तो जितने भी साउंड निकलते गए सबको सिंबल देना शुरू कर दिया। ये भी भाई ए, आ, ई, सब अक्षर बन गए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने सभी को सिंबल नहीं दिए। उसने 44 साउंड में से कितने लेटर्स तैयार किए? 26 लेटर्स। ओनली कितने? 26 लेटर्स। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है? इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी में तो आपको 44 लेटर सीखने पड़ते हैं और इंग्लिश में कितने लेटर सीखने होते हैं? आपको ओनली 26 जो लेटर है वो सीखने होते हैं। इसलिए एक कैसी लैंग्वेज बन गई? ग्लोबल लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश जो है वो किससे ज़्यादा आसान है? हिंदी से ज़्यादा आसान है, लेकिन हमको फिर भी बहुत कठिन लगती है क्योंकि हम इसको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ते। उसके बाद तो हम लेटर्स पे बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी लैंग्वेज में आपके कितने लेटर्स होते हैं? 44 लेटर्स होते हैं। अब आप देखोगे सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो हिंदी में तो 11 वोवल है और इंग्लिश वोवल लेटर्स है ना, और इंग्लिश में क्या है? 5 ही वोवल लेटर्स है। 11 से ये 5 कैसे हो गए? और यहाँ पे 33 कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे कितने इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर? 21। तो साउंड तो सेम होते हैं, इसमें भी 44 है, इसमें भी 44 है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने कितने लेटर्स तैयार किए? 26। और इसने सबको क्या दे दिया? साइन दे दिया, सब अक्षर बन गए, सब लेटर्स बन गए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बचपन में वो पढ़ी होगी 12 खड़ी, जैसे आपने पढ़ा होगा कै, का, छोटी की, बड़ी की, कू, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कऊ, इस तरह से आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी। अब देखो यहाँ पे देखना कि 11 वोवल लेटर से 11 जो अक्षर है वो 5, इन 11 का काम इन 5 लेटर से चल जाता है इंग्लिश में। कैसे? जैसे अब कै को क्या लिखोगे? के। ठीक है,
आ के लिए आपके लिखोगे के ए से बन गया ना, आ की मात्रा ए से बन गई यहाँ पर। अब छोटी के लिए की है ना, छोटी के लिए हम क्या लिखेंगे के आई से हम क्या बन गए छोटी, ठीक है। बड़ी के लिए हमने क्या कर दिया के डबल ई को हमने डबल बार लिख दिया तो ये बड़ी ई बन गई। इसी से हमको अलग से कोई लेटर की जरूरत नहीं पड़ी, ई को 2 बार लिखने से क्या किसका साउंड आ गया बड़ी ई का। उसके बाद कू के लिए हम क्या लिखते थे के यू से हमारा क्या बन गया छोटे ऊ की मात्रा बन गई। बड़े ऊ के लिए हम क्या करते थे ओ को डबल बार लिख देते थे के डबल ओ, तो ये इसी को यही यूज में आ रहा है बड़े ओ की मात्रा के लिए। ओ को हमने कितनी बार लिख दिया 2 बार। उसके बाद के लिए ए की मात्रा के लिए हमने क्या लिखा के ई, देख लो ए की मात्रा आ गई ई से। और कई के लिए हम क्या करते थे ए के साथ क्या लिखते थे आई, के ए आई कई, यानी कि आई की मात्रा के लिए हमें अलग से कोई किससे काम चल गया ए से और आई से। ए और आई को एक साथ लिखने से किसकी मात्रा आ गई यहाँ पे आई की मात्रा। को के लिए हमने क्या लिखा के ओ, को ओ की मात्रा आ गई ओ से, ठीक है। उसके बाद कऊ के लिए हमने क्या लिखा के ए यू, तो हमने ए और यू के हेल्प से क्या किया ओ का साउंड यहाँ पे हमको मिल गया। तो इस तरह से जो 11 जो लेटर्स है वो उनका काम किससे चल गया 5 लेटर्स से इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे तो 33 कॉन्सोनेंट लेटर है हिंदी में और इंग्लिश में तो कितने 21 लेटर। तो उसका भी बिल्कुल लॉजिक है, जैसे आप 12 खड़ी सब में ऐसे चलती हिंदी में इंग्लिश में भी कै खे खा खी खी कू कू खे कई खो खऊ, है ना, खे कै खे गे गे, सब में पै फै बे, सब में ऐसे ही चलता है पूरा इंग्लिश में भी हिंदी में भी। उसके बाद देखो कॉन्सोनेंट में क्या हुआ 33 से ये 21 कैसे रह गए। जैसे हम के को तो कै को क्या लिखते हैं के, लेकिन हम खे को क्या लिखते हैं फिर भैया, खे को हम लिखते हैं के एच। ABCD में ए से लेकर जेड तक के भी आता है, एच के से तो कै बन गया, के साथ हमने एच मिलाया तो क्या बन गया खे का साउंड आ गया, अलग से हमें कोई और लेटर की जरूरत नहीं पड़ी। गै के लिए हमने क्या लिखा जी और घै के लिए हमने क्या लिखा घै के लिए जी एच, जी के साथ एच मिलाए तो घै बन गया। जैसे आप च के लिए क्या लिखते हो सी एच, ठीक है, और च के लिए सी एच, और छ के लिए हम क्या लिखते हैं सी एच और एक और एच, एच मिलाने से छ का साउंड आ गया, यानी कि एच मिलाते हमको एक और लेटर कॉन्सोनेंट मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ 33 कॉन्सोनेंट जो आपके लेटर्स है हिंदी में उसका काम किससे चल गया 21 लेटर से आपका, ठीक है। 21 लेटर से इन सब को हमने कवर कर लिया और 5 लेटर से जो ये हिंदी के 11 जो आपके वोवल लेटर होते हैं वो कवर हो गए, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो इंग्लिश में जो ए से लेके आप जेड तक 26 लेटर पढ़ते हो ना, वो 26 लेटर है ना वो कितने साउंड निकालते हैं 44 साउंड निकालते हैं। कितने साउंड निकालते हैं 44। यदि हम साउंड के बारे में पढ़े, देखो साउंड अपने आप में एक टॉपिक है, साउंड के अपने आप में एक टॉपिक है। साउंड को हम क्या बोलते हैं फोनेटिक साउंड, इनको क्या बोलते हैं फोनेटिक साउंड। जैसे आप कोई, जैसे आपने कोई वर्ड है चाइल्ड है ना, चाइल्ड कोई वर्ड है यहाँ पर, तो चाइल्ड का आप गूगल पे मीनिंग देखोगे तो प्रोनाउंसिएशन में आपको इसका ऐसे लिखा होगा IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, तो आपको इस तरह से मिलेगा। जैसे चाइल्ड को आप हिंदी में कैसे लिखोगे चाइल्ड, देखो च के लिए हम इसको बाद में करते हैं, बस च के लिए हम क्या लिखते हैं, च का साउंड क्या होता है इस तरह से, ये च, फिर आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है। छोटी के लिए हम आई लिख देते हैं, बड़ी के लिए हम आई के बाद विसर्ग लगा देते हैं, डॉट डॉट 2 डॉट लगा देते हैं, बड़ी होती है तो च। आ के लिए ए, ई के लिए आई, ले के लिए एल और डे के लिए डी, और इस तरह से स्लैश में साउंड लिखा जाता है। तो गूगल पे आप इस तरह से इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखोगे। दोस्तों इसको हल्के में मत लेना है, साउंड का यूज़ कहाँ किया जाता है ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे रीट के एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे टॉपिक 4-5 नंबर का आता है ये साउंड। आप एमए करोगे इंग्लिश लिटरेचर से तो एमए प्रीवियस ईयर में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा साउंड, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है।
अब इसका यूज़, ये काम कहाँ आता है, ये जब हम इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, तो एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश के वर्डों को हम सही उच्चारण कैसे करें, उसमें हमको ये साउंड की हेल्प लगती है। बाकी हमको इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पढ़ना सीखना या राइटिंग पार्ट सीखना है तो उसके लिए हमको 26 लेटर सीखने होते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या है, एक कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ क्रिएट हो सकता है सर कि भैया हिंदी में तो वोवल जो साउंड है यही साउंड होते हैं, यही लेटर्स होते हैं, वोवल साउंड 11 होते हैं, और जो इंग्लिश में जो वोवल जो साउंड है वो 20 होते हैं। इसमें तो हिंदी में तो 11, इसमें 20 कैसे हैं, इसका भी देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो आपके जो ये साउंड है ना इंग्लिश के जो आपके वोवल साउंड है, इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका मोनोफ्थोंग्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्योर वोवल साउंड, ठीक है। एक सेकंड टाइप होता है इसका डिप्थोंग्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स वोवल साउंड, ठीक है। तो जो वोवल साउंड है ना आपके यहाँ पे इंग्लिश में जो आपके साउंड होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे सर हिंदी में तो 11 ही होते हैं, इंग्लिश में 20 कैसे हो गए, ठीक है। तो जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर वोवल साउंड होते हैं, मतलब सिंगल वोवल साउंड, जैसे ए आ ई ऊ है ना, सिंगल साउंड। तो इनकी जो ये कितने होते हैं, 12 होते हैं हिंदी की तरह। हिंदी में 11 होते हैं, एक हल्का एक का यूज़ होता है, एक हल्की ध्वनि आती है कि जब, जैसे टीचर में आ का हल्का साउंड आ रहा है तो एक वहाँ पे बढ़ जाता है, वो हिंदी की तरह, हिंदी में 11 होते हैं ना वो। ये तो हो गया प्योर वोवल साउंड, एक ही सिंगल वोवल साउंड, है ना। सेकंड टाइप क्या होता है इसका, डिप्थोंग्स, यानी कि मिक्स वोवल साउंड। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। अब मिक्स वोवल साउंड क्या होता है, जब वो साउंड 2 वोवल लेटर्स को, दो वोवल साउंड को मिला के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग्स या मिक्स वोवल साउंड। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लाइट। अब लाइट को आप देखोगे तो लाइट में क्या है, लाइट में देखो, ये देखो आ ई, अब ये 2 वोवल साउंड से आ रहा है ये साउंड, तो ये इस कैटेगरी में मिक्स वोवल साउंड आते हैं, जैसे आई, ठीक है, लाइट, नाइट, काइट, इस तरह से। एक तो लाइट हो गया आपका, उस तरह से एक आऊ का साउंड आता है, आऊ, जैसे आपने लिखा हाउस को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे हाउस, तो इसमें किसका साउंड आ गया, आ ऊ का। तो ये क्या, डिप्थोंग्स। इसमें इंग्लिश में क्या मिक्स वोवल साउंड और होते हैं, हिंदी में नहीं होता ऐसा। हिंदी में 11 वोवल साउंड से आपका काम चल जाता है। हाउस हो गया, ठीक है आपका, आपने लिखा डियर, तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, ई और आ का, ई और ए का साउंड आ रहा है। तो ये मिक्स वोवल साउंड भी होते हैं, ये 8 होते हैं। इस तरह से 20 वोवल साउंड बन जाते हैं आपके इंग्लिश में, और हिंदी में कितने होते हैं, 11। तो ये आपका सिस्टम होता है। उसके बाद फिर तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी, कहाँ से आई है, साउंड से। इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, 44। उसके बाद अगला स्टेप क्या, जब हमने साउंड को रिटर्न फॉर्मेशन देना किया, साउंड को जब हम रिटर्न में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, लेटर्स, अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। तो साउंड कितने होते हैं, 44, वोवल साउंड 20 और कॉन्सोनेंट 24। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे ना कोई कि इंग्लिश में वोवल क्या होते हैं, तो आप कहना कि भाई वोवल लेटर्स या वोवल साउंड। आपसे कहे कि वोवल लेटर्स, तो वोवल लेटर्स होते हैं 5 और वोवल साउंड होते हैं आपके 20, ठीक है। उसके बाद लेटर को जब हम एक ग्रुप में लिखेंगे, मिलाकर जब हम लेटर को लिखेंगे, अक्षरों को जब हम मिलाकर लिखते हैं, तो उसका अगला स्टेप क्या होता है, क्या बनता है, वो वर्ड, क्या बनता है, वर्ड। लेकिन जो ये वर्ड आप, उसका क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड, मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं आपने कुछ अक्षरों को मिला के लिख दिया ऐसे, जैसे आपने लिख दिया कि भैया ATZKR, क्या है इसका मतलब, ये वर्ड थोड़ी है।
उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। तो मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, वो क्या होगा आपका वर्ड। ठीक है, वर्ड हो गया। वर्ड के बाद क्या हुआ, इंग्लिश में वर्ड आ गया। वर्ड के बाद इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार की गई। क्या तैयार की गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश में जो वर्ड होगा ना आपका, उसके पार्ट तैयार किए गए। भाई लेटर्स के टाइप, लेटर्स 26 है, साउंड 44 है। जो वर्ड है ना, वर्ड के टाइप की बात कर रहे हैं। वर्ड कितने हैं, वर्ड तो बहुत है, गिन ही नहीं सकते ना। हम वर्ड के टाइप्स की बात कर रहे हैं। वर्ड की जो टाइप्स है उनको क्या बोलते हैं, वर्ड के जो प्रकार होते हैं, शब्द के जो प्रकार होते हैं इंग्लिश में, उनको क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो शब्द है इंग्लिश में वो 8 तरह का होता है, 8 टाइप का होता है। जो इंग्लिश में जो वर्ड है ना, उसके कितने टाइप होते हैं, 8 टाइप। उनको 8 नामों से हम जानते हैं ना। तो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने टाइप के जो आपके वर्ड होते हैं। तो दोस्तों आप इंग्लिश में जो भी वर्ड देखोगे ना, वो वर्ड 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके 8 टाइप होते हैं। तो वर्ड के जो टाइप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपके 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपने नाम जरूर सुना होगा इन सब का। जैसे कोई भी वर्ड है इंग्लिश में, या तो वो क्या होगा, नाउन, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। या वो वर्ड क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। या फिर उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है 8 टाइप का होता है। जो भी इंग्लिश में जो वर्ड होता है आपका, उसको हम 8 नामों से जानते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो वो वर्ड होगा आपका नाउन, या होगा प्रोनाउन, या वो होगा एडजेक्टिव, या फिर वो वर्ब होगी, या एडवर्ब होगी, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, उस जो वर्ड है वो इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि हमने तो ये भी पढ़ा है, ये आर्टिकल, ये क्या होता है, डिटरमिनर्स। ठीक है, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टेंस। ठीक है, तो भैया ये क्या होते हैं, आर्टिकल जो होता है वो नाउन में डिटेल ऐड करता है। आर्टिकल जो है नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी वर्ड नाउन के बारे में हमको बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव का एक टाइप है। ये किसका टाइप है, एडजेक्टिव का एक टाइप है। डिटरमिनर्स भी किसके बारे में क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में। और जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव का एक टाइप है। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब इनका दूसरा नाम आप ये मान के चलो, मॉडल्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे इजार एम वाजवर हैजा वेड डू डज डिड होता है ना, ऐसे मॉडल्स भी क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसका पार्ट होती है, वर्ब का। तो ये मॉडल्स किसका पार्ट होती है, वर्ब का। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस अपने आप में एक टॉपिक है। उसमें ये आपको इस चीज़ें मिल जाएंगी, नाउन प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो अभी सब बाद में ये सारे टॉपिक अच्छे से करेंगे हम डिटेल में। तो पैसिव वॉइस अपने आप में एक टॉपिक है। नरेशन भी जो आप बोलते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी अपने आप में एक टॉपिक है। उन सब में आपको ये एलिमेंट मिल जाएंगे। ये भैया वर्ड के टाइप है। जो इंग्लिश में जो वर्ड होता है ना, जो शब्द होता है, वो उनका इन 8 के अलावा और कोई नाम नहीं हो सकता। ये 8 ही वर्ड, 8 टाइप होते हैं वर्ड के। ये अलग चीज़ है, ये टॉपिक्स है। नरेशन टॉपिक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन एक टॉपिक है अपने आप में, टेंस का एक टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। पहला टॉपिक हमारा क्या है, नाउन से। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस सीरीज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप विश्वास रखिए बिल्कुल एकदम आपको सारा इंग्लिश सब कुछ, आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, सारे आपको ग्रामर के टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो
तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों करना है सब्सक्राइब? ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उनके जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।